तो मुझे नहीं पता कि कितने बच्चों को ठीक से आवाज़ आई, कितने बच्चों को नहीं आई, कुछ बच्चों को इंग्लिश समझ में नहीं आई। दे वांट वो चाहती है कि मैं उर्दू बोलूँ। सो आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट कि आई स्पीक इन उर्दू. So basically it's an English class, so I don't think we need to use Urdu language in this class. But the thing is if you are not comfortable in English language, then obviously I have to use Urdu, because whole reason and whole purpose of taking this class is to just make you understand about some grammar rules and the topics which are going to come in your test. So from now I will try my level best to speak in Urdu. So अभी हम जो है वो synonyms और antonyms पढ़ने जा रहे हैं. Synonyms और antonyms की मैंने आपको सुबह दो जो है ना एक लिंक और एक पीडीएफ भी शेयर किया था. So उस पीडीएफ और लिंक शेयर करने का मकसद मेरा ये था कि वैसे जो सर आसिफ से और मेरी जो डिस्कशन हुई थी, we were of the same philosophy कि we are not supposed to give students much material to memorize, क्योंकि हम जो है ज़्यादा रट्टे पे नहीं जाते. पर चूंकि हमारा कल्चर ऐसा है कि हम जो है वो लिस्ट वर्ड्स की याद करते हैं, और हमें ऐसे लगता है कि इफ वी हैव अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स और हम उसको याद करेंगे, सो वी आर प्रिपेयर इन दैट टॉपिक. बल्कि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि जो 400 वर्ड आप याद करके जाओ वो 400 वर्ड आपके उसमें ना आए. पर चूंकि हमारा एक परसेप्शन बना हुआ है, तो हम मोस्टली जो है ना उस स्ट्रेटेजी की तरफ जाते हैं कि हमारे पास जो है ना वो नोट्स हों और हम याद करें और फिर हम टेस्ट में बैठे. तो इस हवाले से जब मैं लास्ट बैचेस में पढ़ा रही थी, तो आई गॉट मल्टीपल रिक्वेस्ट्स के आप जो है ना हमें जो है ना नोट्स प्रोवाइड करें सिनोनिम्स एंटोनिम्स के, हम उससे याद करेंगे, हमारे पास रेफरेंस होना चाहिए और एंड ऑल दैट. सो उस वजह से कीपिंग दैट इन माई माइंड, मैंने आपके साथ जो है ना वो एक लिंक शेयर की थी और एक पीडीएफ शेयर किया था, व्हिच आई थिंक कि ठीक है, कुछ वर्ड्स हैं अगर आपको ये भी आ जाते हैं तो भी आपका अच्छा टेस्ट हो जाता है. दरअसल सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का याद करने का सीधा और आसान तरीका यही है, जो मैं अपनी पिछले बैचेस को भी बताती हूँ, जो मैंने आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की दफा भी यही बताया था कि आप लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिन में एक जो है वो लाजमी करें. और जब आप एक भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक दफा भी करते हो ना, तो उसमें बहुत सारे न्यू वर्ड्स होते हैं जो कि आपने पहले कभी यूज नहीं किए होते, या फिर जिनकी आपको मीनिंग नहीं आती. तो जब उन मीनिंग को आप जो है वो गूगल करते हो या फिर आप डिक्शनरी में देखते हो, तो आप उस वर्ड का जो है ना वो कॉन्टेक्स्ट समझते हो कि उस वर्ड की क्या मीनिंग है. बात एक वर्ड की बहुत सारी मीनिंग होती है. बहुत कम वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर मीनिंग के साथ होते हैं, जैसे जिनका सिर्फ एक ही मतलब होता है, वरना डिफरेंट वर्ड्स की जो है ना वो डिफरेंट मीनिंग्स होती हैं कि वो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से होती है. तो आप क्या करते हो, जब हम गूगल पे किसी भी वर्ड की मीनिंग सर्च करते हैं या फिर हम डिक्शनरी में सर्च करते हैं, तो उसकी 2-4 मीनिंग दी हुई होती हैं. अब हम क्या करते हैं, उस एक वर्ड की मीनिंग देखते हैं और फिर हम उसको उस वर्ड की वो वाली मीनिंग अपने जहन में रख के वो सेंटेंस पूरा दोबारा पढ़ते हैं. और फिर हम देखते हैं कि क्या ये वर्ड जो है इस सेंटेंस में ठीक बैठ रहा है, इसकी मीनिंग सही आ रही है या नहीं आ रही. देन वी गो फॉर द नेक्स्ट मीनिंग. ठीक है, तो वो उस वर्ड में फिर वो वाली मीनिंग नहीं आती, उसी सेम वर्ड की दूसरी मीनिंग आती है. अभी ये हम जो है ना वो एक एग्जाम्पल करके देखेंगे, तो फिर शायद आपको ये बात मेरी जो मैं वर्बली आपको कह रही हूँ आपको ज्यादा सही समझ में आए. तो हम जो है ना कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से वर्ड की मीनिंग लेते हैं, और फिर हम जब वो डिक्शनरी में देखते हैं, जब हमें वोकैब हमारी बिल्ड होती है, तो हमें पता चलता है कि अच्छा यार ये वर्ड्स जो है ना इनकी ये दोनों की ना सिमिलर मीनिंग होती है. जैसे हम गुड कह लें या नाइस कह लें, हमें पता है गुड भी अच्छे के लिए यूज होता है, नाइस भी अच्छे के लिए यूज होता है. इसी तरह डिफरेंट वर्ड्स हैं, जैसे ब्यूटीफुल है, प्रिटी है, वी नो कि इनकी सिमिलर मीनिंग है, बट हम ओकेजनली कभी ब्यूटीफुल यूज कर लेते हैं, कभी प्रिटी यूज कर लेते हैं, कभी क्यूट यूज कर लेते हैं. सो दीज आर द वर्ड्स विद द सिमिलर मीनिंग. मतलब क्यूट का मतलब भी प्यारा, ब्यूटीफुल का मतलब भी प्यारा, और गुड का मतलब भी चलो अच्छा है. मतलब यही मनक है. पर अगर आप इनकी लफ्जी माना पे जाएंगे, तो लफ्जी माना क्या है, इनकी डिफरेंट डिफरेंट होगी.
ब्यूटीफुल की हाँ इनमें से कुछ रिलेट करेगी उनकी मीनिंग, पर स्पेसिफिक वर्ड की स्पेसिफिक मीनिंग होगी। पर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स कहने का मतलब ये होता है कि सिनोनिम और एंटोनिम्स में हम देखते हैं कि इन वर्ड्स की सिमिलर मीनिंग अगर आ रही है, लाइक जैसे गुड, प्रिटी, ब्यूटीफुल, क्यूट, ये सब हमें एक ही कैटेगरी के रख रहे हैं ना, कि सब मतलब खूबसूरती को बयान करने के लफ्ज है, तो हम इन सबको क्या बोलेंगे, सिनोनिम्स है। अब गुड के साथ हम बेड लगा के, वर्ड्स लगा के, अब बेड और वर्ड्स आपस में सिनोनिम है, पर गुड के साथ जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो वो उसके साथ इंटेनियम हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें अब ये जो आपको वर्ड्स लग रहे होंगे ना, गुड, बैड, वर्ड्स, ब्यूटीफुल, प्रिटी, ये क्या है, अब हम इनको आसानी से समझ रहे हैं क्योंकि हमें ये वर्ड्स हमने रिपीटेडली सुने हुए हैं। हमारे पास्ट में हमारे पास जितनी भी इंग्लिश लैंग्वेज की जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जो भी हमारे पास थोड़ी बहुत वोकैब है इंग्लिश लैंग्वेज की जो कि हम अपनी डेली लैंग्वेज में यूज करते हैं या हमें पता है, ये वर्ड्स उनमें से हैं। तो देखिए अगर ये वर्ड्स उनमें से हैं तो हमें कितनी आसानी हो रही है ना ये समझने में कि ये इसका सिनोनिम होगा और ये इसका इंटेनियम होगा। तो हम इजीली जो है ना झटपट उसकी मीनिंग समझते हैं, और इसी तरह से उसको हम फिर जो है ना वो ठीक से अटेम्प्ट कर लेते हैं टेस्ट में भी। हम इसका अगर हमें जैसे गुड का, वर्ड्स का, इस तरह के वर्ड्स के सिनोनिम इंटेनियम्स आएंगे तो हम आसानी से कर लेंगे। पर थोड़े से दूसरे आ जाते हैं तो वो हमें मुश्किल लगते हैं, और वो मुश्किल हमारे लिए तभी होती है क्योंकि हमारे पास इंग्लिश की वोकैब डेवलप नहीं होती। और वोकैब डेवलप करने का सबसे बेसिक और सबसे जो कारामद तरीका है वो है रीडिंग करने का। और इसीलिए फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्लास आई फोर्स यू के आपने रीड थ्योरी पे रोज एक कम से कम एक रीडिंग करें और उसको बहुत अच्छे से करें। उसमें जो भी आपके पास नए वर्ड्स आ रहे हैं उसकी मीनिंग निकालें। ऐसी नहीं है कि आपको समझ नहीं आया बस आपने पैराग्राफ पढ़ के आपने अटेम्प्ट कर लिया, नहीं, आपने उसको अच्छे से पढ़ना है, उसकी वर्ड्स की मीनिंग भी आपने सर्च करनी है, उसको देखना है, उसको याद करना है, उसको पैराग्राफ को पढ़ के आपने उसकी समरी निकालनी है। जो भी मैंने आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की स्ट्रेटेजीज बताई थी दैट वाज मेयरली एंड मेनली बिकॉज कि आई वांटेड यू कि आप वो उसको अच्छे से पढ़ें, ताकि ये आप एक दफा उसको आप अच्छे रीडिंग की आपकी हैबिट होगी ना तो अल्टीमेटली आपकी वोकैब बिल्ड होगी। और जब आपके पास वोकैब स्ट्रांग होती है ना तो फिर आपके पास बहुत सी चीजें जो है ना इंग्लिश के टेस्ट में इजी हो जाती हैं। इंग्लिश का टेस्ट मैंने आपको पहले दिन पे भी बताया था, बेसिकली इट्स अबाउट योर लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी के, और कॉम्पिटेंसी में भी लैंग्वेज के अंदर हमारे पास 4 स्किल्स होती हैं, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। और टेस्ट में आपकी रीडिंग और राइटिंग कुछ हद तक, राइटिंग तो आई गेस अगर ऐसे आता है तो आपकी राइटिंग एसेस होती है, पर मोस्टली नाउ डेज हमारे पास एमसीक्यूज आते हैं, सो इट्स मोस्टली अबाउट रीडिंग स्किल। सो रीडिंग स्किल का अगर टेस्ट आपका हो रहा है तो इट मीन्स कि यू हैव टू वर्क ऑन योर रीडिंग स्किल्स। और वो रीडिंग स्किल्स जाहिर है जो स्किल जिस नाम से आप वो काम ही नहीं करेंगे तो आपकी रीडिंग स्किल्स कैसे इंप्रूव होगी। सो मैं आज भी आपको यही कहूंगी कि जितने भी दिन है प्लीज आप अपनी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे बहुत ज्यादा फोकस करें, बिकॉज इट विल अल्टीमेटली हेल्प यू इन सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स एंड अदर पोर्शंस ऑफ योर टेस्ट। देखिए जो भी टेंसेस हम पढ़ रहे हैं वही टेंसेस आप अगर देखेंगे ना कि देखिए आज हमने क्लास में टेंस पढ़ा था, अच्छा इस टेंस का ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सेंटेंस लिखा हुआ है, अच्छा ये किस तरह से लिखा हुआ, सो एवरीथिंग इज रिपीटिंग, हर चीज रिपीट हो रही है, हर चीज आप लोगों को रिमाइंड हो रही है कि अच्छा ये हमने पढ़ा था, अच्छा हमने ये स्ट्रक्चर पढ़ा था और देखें ये स्ट्रक्चर ऐसे यूज हुआ है। सो अल्टीमेटली आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है ना वो आपकी पूरे टेस्ट की तैयारी करवाए अगर वो आप सही मानों में कर रहे हो। सो सिनोनिम्स क्या होते हैं हमारे पास, सिनोनिम्स इज आर द वर्ड्स जो कि हमारे पास सिमिलर मीनिंग देते हैं, जो कि हम कहते हैं कि वो उस वर्ड की फैमिली में से बिलोंग करता है। जैसे अब गुड के साथ हमारे पास आ जाता है ब्यूटीफुल, प्रिटी, क्यूट, बेस्ट, मतलब डिफरेंट वर्ड्स हमारे पास आ जाते हैं जो कि हम कहते हैं कि ये गुड की फैमिली से रिलेट करते हैं। फैमिली का मतलब कि ये मतलब सारे एक जैसे ही वर्ड्स हैं, बस हम डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट वर्ड्स यूज करते हैं, बट दे आर ऑफ सिमिलर मीनिंग। ठीक है,
और हम जो है ना वो कॉन्टेक्स्ट को देख के जो है ना उस पे फिर वर्ड्स यूज करते हैं। खैर सिनोनिम इंटोनिम्स के जब एमसीक्यूज आते हैं उसमें आपको कॉन्टेक्स्ट तो मोस्टली नहीं देखना होता, इसमें उसमें बस वर्ड दिया गया होता है, नीचे उसकी मीनिंग दी, 4 ऑप्शंस होते हैं जिसमें से आपको कहा होता है कि आप जो है ना इसके सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड को जो है ना आपने इसको टिक करना है, मतलब जो आप सिमिलर मीनिंग है मतलब सिनोनिम है उसको आपने सेलेक्ट करना है। सो अगेन आप जो है वो कोशिश करोगे कि जब आपके पास वोकैब होगी तो आप उसको करेंगे। अब दूसरी चीज आपने ये करनी है कि जब आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करो और आप न्यू वर्ड्स की मीनिंग देख रहे हो, तो उस टाइम जब उसकी मीनिंग देख रहे होते हो ना, तो गूगल पे अगर आप लोग गूगल कर रहे हो तो उस पर ना उनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दिए गए होते हैं। और अगर ना भी दिए गए हो ना तो एक दफा ना उसकी सिनोनिम और एंटोनिम्स में भी चले जाया करो कि अच्छा इस वर्ड की ये मीनिंग है तो इसके सिनोनिम्स कौन कौन से होंगे, सो दैट ठीक है आपने उस टाइम उसको याद नहीं करना बट इट विल बी इन योर माइंड। एक ना वेग सा ही आइडिया होगा पर आपके पास आइडिया होगा। वो कहते हैं ना फिर तुक्का लगाने में आपको आसानी हो जाती है। तुक्का भी किसी बेसिस पे लगता है, अगर आपको कुछ ना कुछ चले थोड़ा सा काफी दफा ऐसे होता है हमने पढ़ी होती चीज पर हमें एग्जैक्ट टेस्ट में याद नहीं आ रही होती, पर अगर हमने पढ़ी होती तो बैक ऑफ आवर माइंड वो वहां पे होती है, तो उससे फिर हम जो है ना वो फिर हमारे तुक्के वो तुक्के वाले सही जाते हैं। अब बिल्कुल ही तुक्के जो है ना वो फिर खराब भी हो जाते हैं। तो मैम जी मैम कम्प्रीहेंसिव के लिए हम कौन सा बुक पढ़ना बच्चे कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैंने चाहिए? आप लोगों के साथ रीड थ्योरी पे अकाउंट बनाया है। उस रीड थ्योरी पे आप लोगों को ऑप्शंस मिलते हैं। मैंने लास्ट क्लास में जो है वो शफीक से परमिशन लेके आई शोड हिज प्रोफाइल टू यू गाइस कि उन्होंने कितने अटेम्प्ट किए हैं और कितने सारे उन्होंने किए हुए थे और उनकी प्रोग्रेस भी मैंने आप लोगों को दिखाई थी। सो आप लोगों को अभी इस टाइम पे आप अगर आप चलिए लोगों ने रीडिंग थ्योरी पे अकाउंट बनाया है सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि अब आपको कौन सा जो है ना वो बुक फॉलो करना चाहिए। So I would suggest get go to that account and attempt reading comprehension there. बाकी इफ यू वांट टू हैव सम बुक तो ओके मैम। एप्टीट्यूड टेस्ट की बुक्स आती हैं वो आप कोई भी ले सकते हैं। जी मैम क्या डाउन न्यूज़पेपर परफेक्ट है? मतलब कम्प्रीहेंसिव इसमें भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, सिनोनिम एंटोनिम्स के होते हैं, और इसके अलावा पाक एमसीक्यूज वेबसाइट भी होता है। ये जो बच्चे सी these all are the sources। अगर आपके पास टाइम है गो फॉर डॉन न्यूज़पेपर, इट्स अ गुड पेपर। अगर आपके पास कोई ऐसी ऑनलाइन आपके पास सोर्स है तो इट्स टोटली अप टू यू कि आपको जितनी आपको चीजें प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास प्लेटफॉर्म्स हैं आपको पता है। सो इट्स गुड कि आपको पता है, आप वो अपने ग्रुप में अपने क्लास फेलोज के साथ भी शेयर जी करें। देन आई विल शेयर दैट विद बॉयज एज वेल। इफ यू मैनेज योर टाइम एंड यू हैव टाइम देन गो फॉर देम, उनको भी आप पढ़ें। इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड कि आपने सिर्फ ये करनी है और आप वो चीज नहीं कर सकते हो। इफ यू वांट टू रीड डाउन न्यूज़पेपर गो एंड रीड दैट। Just text me in person that ma'am I'm not attempting जी reading comprehension or reading theory because I'm uh, following or I am reading that book so that I know कि अच्छा ये बच्चा नहीं कर रहा तो इसके पीछे रीजन क्या है। ठीक है जी मैम ओके। मैम और जी 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 who's there? मैम समटाइम्स एनोनियम्स एंटोनियम्स हैं बहुत Synonym or antonym? यस मैम एनोनियम्स और एंटोनियम्स समटाइम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आते हैं जो बुक्स में भी नहीं होते, तो फिर हमें क्या ट्रिक हमें अप्लाई करनी चाहिए मैम उसमें? आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही। बच्चे अभी तो मैं सुन रही थी ना वो सवाल करी थी तो मेरी आवाज कैसे आई? अब आ रही है आपको मेरी आवाज? हेलो, एम आई जी ऑडिबल जी नाउ? मैम। मैम आवाज आ रही है। ठीक मैम आ रही है, आपकी आवाज तो आ रही है अब। है।
सुहेल आपको नहीं आ रही तो जस्ट चेक योर सिस्टम एंड इंटरनेट कनेक्शन. हो सकता है उसमें कोई प्रॉब्लम हो. अ, क्योंकि अगर मेरी आवाज सबको नहीं आती सो तब मुझे समझ में आती कि जी, इट्स अब आ रही है, एंड. अब आ रही है. चलें, शुक्र है. So let's see a video, and after that we will start our tenses. Okay. So here is the video. It's a very short and video on tenses. Bache, let's watch video. Can you park your question or just write your question in the chat box? After watching the video, I will read your question and respond to it. Are you okay with it? Yes, ma'am. So just if you have any question, if you think that you will forget at the last, just write it in the chat box. I will then and then remind me that we have written the question in the chat box. Then after this video, I will just respond to your questions very quickly. Then we will move to our tenses. So now it's a very basic and very easy video. I hope you will enjoy it. Antonyms and synonyms. Antonyms and synonyms tell you about the relationship between two words. If the words mean the opposite of each other, they are antonyms. If the words have the same meaning as each other, they are synonyms. Just think of it like this. Antonyms are opposite, and synonyms are similar. Are cats and dogs antonyms? Remember, that means opposites. No. Sometimes these animals do not get along, but that doesn't make them opposites. The words cat and dog don't have antonyms because there is no such thing as an uncat or an undog. But these words do have synonyms, which means what? Similar. Right. Can you think of another word that has the same meaning? Or that you could use in place of the word cat? Maybe a word like kitty? You could say, "This is my kitty, Fluffy," or "This is my cat, Fluffy," and the sentences would have the same meaning. How about another word for dog, like pooch? Can you think of any more synonyms? How about a synonym for frightened? How about scared? Frightened and scared have the same meaning. Or how about quick? Can you think of a word that means the same thing as quick? Maybe fast? Or maybe even speedy? Yes, words can have more than one synonym. Fast, quick, and speedy are all synonyms. They all have the same meaning. What about some antonyms, or words with opposite meanings? Does fast have an antonym? Yes, slow. Slow is the opposite of fast, so they are antonyms. If you said, "My car is fast and my car is slow," you'd be saying two very different things, opposite things. How about old? Does old have an opposite? Yep. Young. Young and old are antonyms. Does new have any antonyms? Old? Didn't we already use old? That's right. Some words can have more than one antonym or opposite. New and old are also antonyms, just like young and old. So, does that mean that if old is an antonym of new and young, that young and new are synonyms? Sometimes, but not always. New and young don't really have the same meaning. Usually, things are new, and people are young.
but things and people both get old. Can you think of any more antonyms? Exhausted and energized. Heavy and light. Dark and light. Aha! Another tricky one. By the way, those were all adjectives, but synonyms and antonyms can also be verbs. Raise is an antonym of lower. Tug is a synonym of pull. Also, they can be nouns. You'll find a lot fewer nouns that have antonyms, but there are a few. Day and night are antonyms. Bucket and pail are synonyms. All you have to do is remember this. Antonyms are opposite and synonyms are similar. Okay, so I guess in chat you have responded to each other's question as well. Like I just read Umema's response. It is the similar response I was about to give you. Because as I earlier told you कि आप इंग्लिश लैंग्वेज की कितनी वोकैब याद कर लेंगे, मतलब अब आपके पास जितने भी दिन हैं आप उसमें से कितनी जो है ना वोकैब याद कर लेंगे. तो मेन चीज यही है कि आप रीडिंग अपनी कंटिन्यू रखें और उसको जो है ना उसमें से वर्ड्स देखते रहें. जहाँ तक बात रही ट्रिक्स की, तो बच्चे ट्रिक्स ये हैं कि काफी दफा ऐसा होता है जो वर्ड ऊपर दिया गया होता है ना, मतलब जिसका हमें सिनोनिम्स ढूंढना होता है या जिसका हमें इंटेनियम ढूंढना होता है, वो हमें नहीं आ रहा होता. बाकी जो उसके ऑप्शंस में जो वर्ड होते हैं ना वो हमें आ रहे होते हैं. उससे फिर हमें अंदाजा लगता है कि अगर वो जो 3 या 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो आप उसमें से देखते हो कि आपको कितनी इंफॉर्मेशन है उन वर्ड्स के बारे में. कभी कभी ऐसा होता है कि आपको पता होता है कि ये तीनों वर्ड्स जो है ना वो इस कॉन्टेक्स्ट में यूज नहीं हो सकते, तो फिर आप जो चौथा वर्ड होता है आप उसको जो है ना वो करेक्ट करते हो. कभी कभी आपके पास जो अगर जैसे इंटेनियम का वर्ड है तो जो ऊपर वाला वर्ड है आपको वो पता है और नीचे आप देखते हो कि यार इसकी मीनिंग इससे मैच करती है. फॉर एग्जांपल अगर ब्यूटीफुल ऊपर दिया गया है तो नीचे दिया हुआ है गुड, क्यूट, बैड एंड क्या बोला मैंने, गुड, बैड एंड प्रिटी. ठीक है, तो आपको पता है कि गुड भी मैच हो रहा है, क्यूट भी मैच हो रहा है, प्रिटी भी मैच हो रहा है. आपको पता है कि इन तीनों की सिमिलर मीनिंग है. इनमें से डिफरेंट जो है वो बैड है. सो ऑब्वियसली यू विल गो फॉर द बैड, क्योंकि आपको एंटोनिम देखना है तो आप देखोगे कि अच्छा अगर आपको ब्यूटीफुल की मीनिंग नहीं भी आ रही इन केस, पर ये तो बहुत जो है ना वो इजी वोकैब है तो आप उसमें देखोगे. सो मेरे ख्याल से सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की ट्रिक्स यही होती हैं कि अगर आपकी वोकैब अच्छी से अच्छी डेवलप हुई होती है तो आप उसमें से फिर जो है ना वो कोशिश करते हो कि जो आपको आ रहे होते हैं आप फिर उस हिसाब से आप तुक्का लगाते हो. बाकी आप लोग जो मैंने लिंक्स दिए हैं आप उसको उसमें से आप वर्ड्स याद नहीं करो, मतलब उसमें 400 वर्ड्स हैं और दूसरी में भी शायद इतने ही है 400 या 500 वर्ड्स हैं, तो आप जरूरी नहीं है कि आप उन वर्ड्स को बैठ के रट्टा लगाओ. जस्ट गो एंड गूगल द मीनिंग ऑफ दोज वर्ड्स. कुछ तो सेंटेंस में भी यूज हुए हैं तो वो सेंटेंस में यूज होकर आपको कॉन्टेक्स्ट का भी बता रहे हैं कि उसका कॉन्टेक्स्ट कैसे होगा. आप वर्ड्स देखो और उनकी जस्ट मीनिंग सर्च करो. मुझे अच्छा लगा था एक ग्रुप पे अभी जो हमारे ग्रुप पे किसी ने वो जो 10 वर्ड्स का स्क्रीनशॉट लेके उस पे उर्दू की मीनिंग लिख के, मतलब यू आर समवन इज आस्किंग टू फेलो के ये ठीक है या नहीं है.
तो इस तरह आप जिस मीनिंग देख लो, आप उनको लाजमी नहीं आप उनको याद करो, पर ये होता है ना कि एक दफा हमारी नजर से गुजर जाता है, या एक दफा हम उसको सर्च करते हैं, हम उसको समझते हैं। या जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, जब भी आप कोई नया वर्ड देखें तो उसको कोशिश करें कि आप उस दिन अपनी जो भी आपकी कम्युनिकेशन है, मतलब आप उसमें एक दफा वो जुमला, उस लफ्ज से जुमला बना के बोलने की कोशिश करें, या उस जुमले का आपने पढ़ा, आपने उसकी मीनिंग देखी, तो फिर आपने क्या किया कि आपने कहा कि चलो आप खुद से उस लफ्ज के ऊपर 3 से 4 जुमले बनाए। जैसे हमने अल्फाज और जुमले का हम मश्क करते होते थे अक्सर उर्दू और इंग्लिश में, जो हमें ये एक्टिविटी दी गई होती थी कि ये वर्ड्स हैं, इनके साथ आपने सेंटेंसेस बनाने। सो आप कोई भी वर्ड करें, उनपे चलो 4-5 नहीं लिखने, 2-3 लिखें, पर लिखें उसको, लिखें या उससे बोलें कि ये लफ्ज जो है ना, इसको इसकी मीनिंग देखी तो आप ये देखें कि ये सेंटेंस में कैसे यूज होगा, उसके ऊपर जुमला बनाए। जुमला बना के ठीक है, आप उसको याद ना करें, बस इतना ही बहुत है। यू कांट बिलीव कि टेस्ट वाले दिन आपको ये किस तरह से याद आएंगे, बिकॉज बात ये होती है कि हम अभी गुड ब्रेड पिटी, ये जो इतने इजी इजी वर्ड्स है ना, इनको भी हमने कभी याद नहीं किया था। आई डोंट रिमेम्बर कि मैंने इनको याद किया होगा कभी। बट द थिंग इज कि चीजें हमारे हमारे हम जैसे इंग्लिश सुनते हैं, बोलते हैं, हम इंग्लिश पढ़ते हैं, सो दीज वर्ड जस्ट वी हम बस इनको सुनते हैं, और फिर हमें जो है ना इन वर्ड्स की आदत हो जाए, फिर हमें पता अच्छा इस वर्ड का ये मतलब है, इस वर्ड का ये मतलब है, तो फिर हम समझ जाते हैं। तो आप लोग भी कोशिश करें कि आप लोग थोड़ा इन टच रहें आप इन चीज़ों के साथ। आप इंग्लिश की रीडिंग करें थोड़ा, इंग्लिश में अगर कोई मूवी या कोई सीरीज या फिर कुछ भी अगर आप लोग देखते हैं तो वो देखें। और लाइक अगर कोई वर्ड्स आप नहीं पढ़े, मैंने वो कैब के 2 आपको अच्छी, एक लिंक वो बहुत अच्छी है, वो पीडीएफ भी ठीक है, आप उसमें से वर्ड्स देखें। डेली की आप आदत बनाने के 5 वर्ड्स की आप प्रैक्टिस करेंगे, मतलब उनके वर्ड्स देखेंगे और उनके सेंटेंसेस देखेंगे। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप सबकी प्रैक्टिस सारी कर लो या कुछ भी, बट वन वे और अदर वे दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू। एंड और यही हो सकती है ना आपके लिए। अब कैसी कौन सी ट्रिक हो या कैसे आप जो है ना वो हजारों वर्ड्स आप याद कर लो, बिकॉज नोबडी नोज के टेस्ट में कौन से वर्ड आने वाले हैं। सो दीज आर लाइक, आई थिंक दीज कैन बी द ट्रिक्स जो हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा तो आई डोंट थिंक सो। सो अभी आई गेस आप लोगों में से कुछ लोगों के हाथ ऊपर हैं, प्लीज जल्दी से अपने क्वेश्चन कंप्लीट करें so that we can start our tenses. So मैम जी जी मैम मैं ये कहना चाह रही थी कि वोकैबुलरी बिल्डर ऐप भी तो है, हम उससे भी तो कर सकते हैं ना। उसमें भी जस्ट लाइक जैसे रिव्यू थ्योरी है, तो उसमें सिर्फ जस्ट वर्ड्स होते हैं और उनके सिनोनिम्स होते हैं। अगर आपको सिनोनिम्स आ रहे हैं तो एंटोनिम्स तो तकरीबन, अगर आपको सिनोनिम आ रहे हैं तो एंटोनिम्स तो आप तकरीबन कर ही सकते हैं। बिल्कुल बच्चे बिल्कुल कर सकते हैं। सी अब तो इतना हमारा जो सिस्टम है इट्स टोटली डिजिटलाइज्ड, और हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि हम अवेल कर सकते हैं, जिनको हम यूज करके वी कैन प्रैक्टिस मैनी थिंग्स। सो अगर आप लोगों को एक दूसरे को भी पता है, लाइक इफ यू आर सजेस्टिंग vocab builder anything, just write its name in the group। एक दूसरे को बताया करें कि these are the ways which we can use to prepare ourselves for the test। अगर girls हैं तो they will obviously text in the girls groups, then I will forward that message to the boys group। और अगर boys करेंगे तो similarly I will forward it to the girls group। So do share with each other and you can go to anything। तभी we are not limiting you कि आपने just जो हम दे रहे हैं आपने वो करना है। It's just a support। In case के if anybody don't have access to anything, तो वो एटलीस्ट इन 2-4 चीज़ों से अपने आप को गुजारे और थोड़ी बहुत अपनी प्रिपरेशन करे। बाकी वी नो कि यू ऑल हैव लाइक गैजेट्स, एटलीस्ट आप सबके पास मोबाइल हैं जिससे आप लोग क्लास भी अटेंड करते हैं। So you have access to internet, you have access to mobile phone, you have access to books. So you can go for multiple options. So
इफ यू थिंक एनी ऑप्शन इज बेटर फॉर योर सेल्फ और वो आपको सूट कर रहा है, आपको वो स्ट्रेटेजी आपके लिए कारआमद है, तो गो फॉर इट। बस कोशिश करें कि आप ज्यादा से ज्यादा जो है ना वो मेहनत करने की कोशिश करें। चलें, आज हमने बहुत सुनाने में पे काइंड ऑफ तबलीग, मैंने बहुत ज्यादा आप लोगों की तबलीग की है। लेट्स गो टू टेंसेस। So last class में we covered present simple tense and present continuous tense. अब हम present perfect tense और से लेके we will try to cover all the tenses. Basically tenses इतना कोई खास difficult topic है नहीं कि अगर हम इसके फॉर्मूला पे जाए तो हम इसको सब टेंसेस को एक साथ कर सकते हैं विद इन अ टाइम। बस I am just elaborating it in that just to have you guys a idea कि कौन कौन से situations में कौन कौन सा tense यूज हो सकता है। So present perfect tense हम उस situation में यूज करते हैं कि जिसमें हम कहते हैं कि कोई काम जो है ना मतलब कोई काम प्रेजेंट में शुरू हुआ और अब तक जो है ना वो चल रहा हो, मतलब कुछ टाइम पहले शुरू हुआ और हम उस काम को अभी तक कैरी किए हुए हैं, जो मतलब वो कहते हैं ना कि एक लिंक बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई एम टीचिंग यू दिस कोर्स फ्रॉम द लास्ट वीक। ठीक है, ये कोर्स मैंने आपकी बैच को लास्ट वीक स्टार्ट किया। ठीक है, मैं अब तक पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो अब मैं अगर मुझसे कोई पूछे कि आप क्या कर रही हो, तो मैं बोलूंगी कि आई हैव सॉरी मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरफ चलेगी। सो लाइक अगर मैंने जैसे आपको मेरी बैच शुरू की थी सेकंड बैच जनवरी में, तो मैं जनवरी में उसको पढ़ाया और मैंने उसको जो है वो भी थोड़े ही वक्त पहले मैंने उसको कंप्लीट किया। ठीक है, उसको हम जो है ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लेके जाते हैं। जैसे कि हमारे पास है कि शी हैज वर्कड इन द बैंक फॉर द 5 years, मतलब उसने जो है ना पास्ट में मतलब 5 साल पहले वो काम शुरू किया और उसने बैंक में 5 साल जो है ना वो अभी काम किया, मतलब वो पास से शुरू हुई। जैसे मैंने बैच को पढ़ाना जनवरी में शुरू किया था और अभी तक मेरा एमई एकेडमी के साथ काम स्टार्ट है। तो व्हाट आई विल से कि आई हैव वर्कड फॉर एमई एकेडमी फॉर 5 years। सो इसमें जो है ना सिंस और फॉर का भी कंसेप्ट आता है, उसको हम आगे देखेंगे। पर अभी इसमें सिचुएशंस क्या होती हैं, हम एक सिचुएशन तो ये होती है हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उस सिचुएशन में यूज करते हैं जिसमें हम कोई ऐसे एक्शंस बताते हैं जो हमने पास्ट में स्टार्ट किए हों और जो अभी प्रेजेंट में भी कंटिन्यू हो। दूसरा, जो हम ऐसे भी टाइम पीरियड के लिए यूज करते हैं जो कि अभी तक फिनिश भी ना किया हो। जैसे अभी एक हफ्ता, ये वाला हफ्ता चल रहा है ना, आज सैटरडे है और ये हफ्ता स्टार्ट हुआ था मंडे से। अगर मैं कहूँ कि अगर मैं किसी को ये बोलना चाह रही हूँ कि मैंने इस हफ्ते जो है ना बहुत मेहनत की है, ठीक है, अब ये हफ्ता खत्म तो नहीं हुआ पर मैं इस हफ्ते के बारे में बात कर रही हूँ, तो मैं क्या कह रही हूँ कि आई हैव वर्कड हार्ड दिस वीक, मतलब मैंने इस हफ्ते जो है ना बहुत मेहनत की है। या जैसे दूसरा सेंटेंस है इट हैज रेन्ड अ लॉट दिस ईयर। तो इस तरह अगर हम कोई काम करें, जैसे हमने किसी हम टाइम पीरियड के बारे में कोई बात बता रहे हैं और वो टाइम पीरियड अभी खत्म नहीं हुआ, जैसे ऐसे कि वी हैवंट सीन हर टुडे। अब टुडे अभी भले इस टाइम देखें 9:15 हो रहे हैं, ये रात का टाइम है, बट अभी ये दिन खत्म नहीं हुआ क्योंकि ये दिन हमारा ये आज की जो डेट है वो हमारी 12 बजे रात 11:59 पे खत्म होगी। सो मे बी इन द कमिंग 2 to 3 minutes और इन द कमिंग आवर मैं उस बंदे को देख लूँ, तो वो सेंटेंस फिर चेंज हो जाएगा। मकसद ये कि एक तो हम ऐसे एक्शंस के लिए यूज करते हैं जो हमने पास्ट में शुरू किया और वो प्रेजेंट में भी कंटिन्यू हो, या फिर हम ऐसे टाइम पीरियड के लिए यूज करते हैं कि जो कि अभी तक फिनिश ना हो गए, जैसे दिस ईयर हो गया, दिस वीक हो गया, टुडे हो गया, दिस मॉर्निंग हो गया। अगर हम सुबह की बात सुबह में ही कर रहे हैं
तो अगर मॉर्निंग वो खत्म नहीं हुई तो दिस मॉर्निंग, इस तरह के सेंटेंसेस में हम प्रेजेंट जो है ना परफेक्ट टेंस यूज कर सकते हैं। और कुछ हम ऐसी सिचुएशंस में भी यूज करते हैं जो कि कुछ चीजें हम जो है ना अनस्पेसिफाइड टाइम पे, मतलब रिपीटेडली जो है ना पास्ट में और फ्यूचर में मतलब सॉरी पास्ट में और प्रेजेंट में हम उसको रिपीटेडली करते रहते हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे दी गई है कि दे हैव सीन दिस फिल्म 6 टाइम्स, ठीक है। तो अब वो 6 टाइम्स जाहिर है उसने एक ही दफा में तो नहीं देखी ना, मतलब अब जैसे हम बोलते हैं कि मैंने ये फिल्म 2 दफा देखी हुई है, 3 दफा देखी हुई है, तो ये क्या है कि ये एक्शन जो है मैंने रिपीटेडली डिफरेंट टाइम पीरियड्स के बीच में मैंने किया है, ठीक है। वो अभी देख रहा है वो फिल्म और वो बोल रहा है कि आई हैव सीन दिस फिल्म 6 टाइम्स, तो मतलब उसे पहले भी उसने ये फिल्म 6 दफा देखी हुई है, ठीक है। जैसे दूसरा सेंटेंस है कि इट हैज हैपेंड सेवरल टाइम्स ऑलरेडी, जैसे कुछ हो जाता है हम कहते हैं कि ये पहले भी बहुत दफा हो चुका है। सो ये चीज क्या है कि बहुत दफा हो चुका है, मतलब वो पहले भी होता आ रहा है। मतलब कभी कभी जैसे वो कहते हैं ना कि लाइक अगर हमसे कोई माफी मांगे तो हम बोलेंगे यार कि तुम पहले भी बहुत दफा कर चुकी हो, तो मतलब वो जाहिर है उसने वो एक ही दफा की, तो हम उस टाइम तो करने की बात नहीं करें कि इट मींस कि इट इज कमिंग, इट हैज बीन डन मल्टीपल टाइम्स इन द पास्ट एंड द प्रेजेंट, लाइक वो टाइम पीरियड डिफरेंट टाइम अनस्पेसिफाइड टाइम पीरियड्स हैं। अब हम उसमें स्पेसिफाई नहीं करें कि वो कौन से वाला टाइम पीरियड था जब तुमने वो एक्शन किया था, वो अनस्पेसिफाइड है, मतलब वो अभी तक स्पेसिफाई, एक होता है हम टाइम स्पेसिफिक करके बोलते हैं कि तुमने उस दिन पे उस टाइम पे ये काम किया था, तो वो होता है स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। एक होता है अनस्पेसिफाइड, हम कहते हैं कि अच्छा हाँ ये बहुत दफा हुआ है, बहुत दफा मुझे ये ख्याल आया, बहुत दफा ये हुआ, तो ये जो हम बात करते हैं हम अनस्पेसिफाइड टाइम की बात कर रहे हैं। बहुत दफा ख्याल आया कि नहीं पता, अब मैं आपको बोलूंगा अच्छा मैंने बहुत दफा सोचा है, अब आपको क्या पता मैंने वो बहुत दफा किस टाइम पे सोचा है, हो सके वो मैंने बहुत दफा 4 साल पहले सोचा हो, या हो सकता है वो बहुत दफा बस मैंने कल ही के दिन में मैंने उसको 10 दफा सोच लिया, तो मैं बोल रही हूँ कि मैंने बहुत दफा पहले सोचा है। सो इट्स काइंड ऑफ अनस्पेसिफाइड टाइम पीरियड। तो इसमें हमारे पास जो तीसरी कंडीशन ये दे रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम उस सिचुएशन में भी यूज करते हैं जब हमारे पास एक्शन जो है ना वो डिफरेंट टाइम्स पे अनस्पेसिफाइड टाइम्स पे जो है ना वो रिपीट हुए होते हैं। फिर चौथी जो हमारे पास सिचुएशन होती है वो हम जो हमारे पास जो एक्शन होता है वो बस अभी अभी खत्म हुआ होता है, जिसे हम कहते हैं ना जस्ट अभी अभी किया। जैसे अगर लाइक एनीवन आस्क मी के तुमने पानी पिया, तो या कोई कहे कि ये लो पानी पी लो और मैं बोलूँ नहीं मैंने अभी अभी पानी पिया है, लाइक आई जस्ट फिनिश ड्रिंकिंग वाटर, और फिर मुझसे कोई आके कहे कि हैव यू ड्रिंक द वाटर, तो फिर मैं उससे बोलूंगी कि हाँ मैंने अभी भी पानी पी लिया। सो जस्ट जो एक्शन बस अभी अभी खत्म हुआ हो, जैसे आपको पढ़ाने से पहले आई हैड अ मीटिंग, तो फिर लाइक अगर कोई मुझसे कहे कि आपने मीटिंग, तो मैं बोलूंगी कि हाँ हाँ मेरी अभी अभी मतलब मीटिंग हुई है। सो जस्ट वो एक काम जो मैंने अभी अभी प्रेजेंट में खत्म किया और फिर दूसरा काम शुरू किया। जैसे एक हमारे पास एग्जांपल दिए कि एक इसमें इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन वाला क्वेश्चन है, सेंटेंस है हैव यू जस्ट फिनिश्ड वर्क, और दूसरी हमारे पास एग्जांपल दी कि आई हैव जस्ट ईटन, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी पानी की, तो लाइक आई हैव जस्ट ईटन, वी हैव जस्ट सीन हर। इस तरह के डिफरेंट एक्शंस में भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास लास्ट कंडीशन आती है जब हमारे पास जो है वो प्रिसाइज टाइम ऑफ एक्शन जो है ना वो इम्पोर्टेंट नहीं होता, या वही बात होगी अनस्पेसिफाइड होता है, मतलब हमें पता नहीं होता, तो उस सिचुएशन में भी ना हम अक्सर जो है ये सब सिचुएशंस प्रेजेंट की हैं। तो ये प्रेजेंट में अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ रही है जिसमें हमें जो टाइम पीरियड है नहीं पता, या फिर लाइक हमें या फिर हम उस प्रिसाइज टाइम को मेंशन नहीं करना चाह रहे, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस, लाइक समवन हैज इटन माय सूप, या जैसे हम आते हैं तो हम कहते हैं कि समवन हैज स्टोलन माय मोबाइल, कि किसी ने मेरा मोबाइल ले लिया। काफी दफा हम चीज रख के जाते हैं, वी जस्ट केम बैक, और हमें नहीं पता होता कि उसने कब चोरी किया, मैं जब चली गई थी उसी टाइम चोरी हुआ, या मेरे आने से पहले पहले चोरी हुआ, या मतलब मैं 3 घंटे के लिए बाहर थी, शायद जो
3 घंटे का, जैसे अब मैं 4 बजे बाहर थी तो 1 बजे चोरी हुआ, 2 बजे चोरी हुआ, 3 बजे चोरी हुआ, या 3 बजे किसी ने लिया, 3:30 बजे लिया, आई डोंट नो अबाउट द टाइम। और मैं अभी इस टाइम के बारे में, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मी कि मैं उस टाइम के बारे में सोचूं। आई एम जस्ट सेइंग कि someone has stolen my mobile phone, so it's about like कि जब हम कहते हैं कि हमारा कोई काम अभी हुआ है, अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, जो मेन चीज है टेस्ट के लिहाज से हमें समझने के लिए, स्ट्रक्चर में हम जो है सब्जेक्ट यूज करते हैं, उसके बाद ऑक्सिलरी हमारे पास जैसे हैव आ जाता है, हैव और हैज हम जो है ना इसमें यूज करते हैं, और फिर मेन वर्ब जो है ना पास्ट पार्टिसिपल का हम यूज करते हैं। अब सब्जेक्ट में फॉर एग्जांपल ही है तो ही के साथ हमारे पास हैज लगेगा। सिंगुलर जितने भी है ना, ही, शी, इट या सिंगुलर नेम्स हैं उसके साथ हम हैज यूज करते हैं। हमारे पास जो प्लूरल आ जाते हैं जैसे वी, दे, आई, इनके साथ जो है या प्लूरल नेम आ जाते हैं उनके साथ हम हैव यूज करते हैं। और पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ड की जो वर्ब की जो है ना थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है ना वो हमारे पास यूज होती है। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर। उसके आगे फिर जो हम कोई भी डिफरेंट वो लगाते हैं, ये इसका फॉर्मूला है कि ही, शीट के साथ हम हैज लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। आई, वी, दे या प्लूरल नाउन के साथ हम हैव लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं। और ये कुछ एग्जांपल्स हैं पॉजिटिव की। अगर हमें पॉजिटिव सेंटेंस बनाना होता है तो हम सिमिलर स्ट्रक्चर यूज करते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं, हैज या हैव डिपेंड करता है हमारे पास सब्जेक्ट कौन सा है, और उसके पास वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और फिर हम आके अपना जो ऑब्जेक्ट लिखते हैं, जैसे जूलिया हैज मेड अ स्पॉन्ज केक। और नेगेटिव में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट उसी जगह पे लगाया, हैव हैज लगाया, और फिर हैव और हैज के साथ हम नॉट का यूज कर लेते हैं, तो वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है और सिमिलर पास्ट वर्ब की जो है ना थर्ड फॉर्म आती है। क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि वो जो हैव और हैज होता है हम वो सब्जेक्ट से पहले लेकर आते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाते हैं, और जो वर्ब की जो है ना वो थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, और फिर आगे हम अपना सब ऑब्जेक्ट वगैरह लगा के सेंटेंस पूरा करते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि जूलिया हैज जूलिया मेड अ स्पॉन्ज केक। इस तरह के हम जो है ना वो करते हैं। सो हम क्वेश्चन सेंटेंस में जैसे कि आपको ग्राफ बना के दिखाया हुआ है कि जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब होता है जिसे हम हैव और हैज कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, उसको हम जो है सब्जेक्ट की जगह रिप्लेस करते हैं और सब्जेक्ट को जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब की जगह रख के हम अपना जो है ना क्वेश्चन वाला सेंटेंस बना देते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और कंट्रैक्शन में जो है हम बहुत दफा जो है, वैसे हम अपॉस्ट्रॉफी जो है ना वो बिलोंगिंगनेस दिखाने के लिए भी यूज करते हैं। बिलोंगिंगनेस का मतलब है कि दिस इज इकराज फोन, लाइक इकरा लिख के हम अपॉस्ट्रॉफी लगा के एस लगाते हैं तो उससे पता लगता है ये इकरा का फोन है, मतलब दिस फोन बिलोंग्स टू इकरा। पर हम प्रेजेंट परफेक्ट की जो कॉन्ट्रैक्शंस होती है उसके अंदर भी हम अपॉस्ट्रॉफी लगाते हैं। जैसे आई हैव, अगर मैंने आई हैव की कॉन्ट्रैक्शन ये होगी, ही हैज की कॉन्ट्रैक्शन ये होगी। ये जो है ना सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होती है। जैसे इट हैज की इट्स होती है, तो आप इट इज की भी कॉन्ट्रैक्शन ये होती है, इट हैज की भी कॉन्ट्रैक्शन ये होते हैं। और बिलोंगिंगनेस के लिए भी हम शी और ही ऐसे लिखते हैं। जैसे कार्स है, अब ये देखिए द कार हैज है, और ये आपको ये वो बिलोंगिंगनेस वाला भी से आप मीनिंग ले सकते हो। सो हमेशा जब भी हम सेंटेंस पढ़ते हैं तो हम उसके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से उसकी कॉन्ट्रैक्शन समझते हैं। अगर आपको सेंटेंस में से बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आ रही है तो इट मीन्स कि वो जो है ना हैज और हैव के लिए नहीं दिया गया, वो बिलोंगिंगनेस शो करने के लिए दिया गया है। बट अगर इस तरह का सेंटेंस है, मोस्टली इस चीज में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि जो हमारे पास पेपर होता है ना, टेस्ट पेपर होता है, उसमें हम कॉन्ट्रैक्शंस यूज नहीं करते। इट्स अ रूल। हम कभी भी टेस्ट पेपर में या एकेडमिक राइटिंग में हम कॉन्ट्रैक्शंस यूज नहीं करते। कॉन्ट्रैक्शंस इनफॉर्मल राइटिंग का पार्ट है और ये कभी भी हमारी एकेडमिक में या फॉर्मल राइटिंग में फॉल नहीं होती और हम यूज नहीं करते।
बट इट्स जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, क्योंकि अभी आप लोग रीडिंग पैराग्राफ भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी अटेम्प्ट कर रहे हो, तो हो सकता है आप लोग अगर कुछ स्टोरीज वगैरह पढ़ रहे हो या कुछ ऐसे कर रहे हो, तो मे बी वो कुछ स्टोरीज इन फॉर्मल लैंग्वेज में हो, सो यू विल कम अप विद सच इन कंट्रैक्शंस देयर। तो इसमें कंफ्यूज होने की बातें पेपर में वैसे कि आता नहीं है, बट फॉर योर जनरल नॉलेज इट शुड बी क्लियर टू यू कि हम परफेक्ट टेंस की भी कॉन्ट्रैक्शंस जो है ना वो अपॉस्ट्रॉफी लगा के इस तरह से यूज करते हैं, जो कभी कभी हमारी जो है ना वो दूसरे वाले कॉन्ट्रैक्शंस जो कि हम बिलोंगिंगनेस के साथ यूज करते हैं उसके साथ जो है ना मिक्स हो जाती हैं। सो बी केयरफुल अबाउट इट, और ये देखना चाहिए कि कौन सी कॉन्ट्रैक्शन क्यों यूज हो रही है। सो लेट्स हैव अ 5 मिनट ब्रेक, उसके बाद हम आगे वाली जो है ना वो टेंसेस को स्टार्ट करते हैं। सो इट्स 9:31, सो हम अपने बाकी के टेंसेस जो है वो ब्रेक के बाद हम स्टार्ट करते हैं। नजर तो प्लीज अनम्यूट करके बोल देना, डोंट वेस्ट माय एनर्जी अलॉट। सो is it visible to you now? नहीं, ब्लर है। Is it visible now? यस मैम, ठीक है रही। यस मैम। सही है। तो भाई प्रेजेंट परफेक्ट मैम? टेंस, जी जी बोले, जल्दी से बोले प्लीज। मैम मैं आप ये जो पढ़ा रही हैं ये आप ग्रुप में सेंड करेंगी ना? क्या चीज? ये जो चीजें मैम आप कवर करा रही है ना, ये आप ग्रुप में शेयर कर देंगी ना? I will share the recording of the session, but I will not share the recipe with you. You know. ओके मैम। Okay. जी ओके। Okay. So let's start. Present perfect tense. Present perfect tense. See, हमारे पास जो tenses हैं उनमें कुछ perfect tenses हैं और हमारे पास कुछ जो है ना continuous और indefinite tenses हैं। तो टेंस वर्ड की मीनिंग हमारे पास क्या आ जाती है कि टेंस हम कहते हैं टाइम को, ठीक है। टेंस टाइम का मतलब टाइम होता है, और टाइम की जो है ना हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। अब फॉर्म्स से क्या मुराद है कि लाइक अब देखें हम डिफरेंट वक्तों की बातें करते हैं, कुछ हम अपने माजी की कहानियां बताते हैं या अपने माजी की बातें करते हैं कि ये हुआ था वो हुआ था। ऑल ऑफ आवर हिस्ट्री इज इन पास्ट, हमारी सारी हिस्ट्री ये सब चीजें लाइक हमारी अपनी जिंदगी की, हमारा हर गुजरता हुआ लम्हा वैसे तो हमारे पास्ट में हो जाता है, बट अगेन वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड टाइम, ठीक है। कुछ टाइम को हमने पास्ट की कैटेगरी में कर दिया, फिर कुछ को प्रेजेंट की कैटेगरी में कर दिया और कुछ को फ्यूचर की कैटेगरी में कर दिया। सो दीज आर द 3 मेजर कैटेगरीज ऑफ टाइम जो हमने इनको डिस्ट्रीब्यूट किया, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, माजी, हाल और मुस्तकबिल। अब इनको, अब जो हमने 3 कैटेगरीज बनाए, माजी, हाल और मुस्तकबिल, इनको अगेन हमने जो है ना 4 मेन उसमें कर दिया, ठीक है। एक हमने नाम दे दिया सिंपल या इंडेफिनिट टेंस, जिसमें हम एक सिंपल माजी की या सिंपल फ्यूचर की या सिंपल हाल की जो है हम उसमें बात करते हैं। एक हमने कंटिन्यूस कर दिया कि वो काम उस टाइम पे चल रहा था या चल रहा है या चल रहा होगा, ठीक है। फिर हमने बना दिया परफेक्ट पे, फिर हम आ गए कि ये काम चलता आ रहा है और मतलब अभी अभी हुआ है या अभी अभी हो रहा है या मेरे साथ ये हुआ है या ये हुआ था या हो रहा होगा। मोस्टली ये वार्निंग हमें दी जाती है कि परफेक्ट टेंस को डोंट, वी आर नॉट अलाउड टू, या हमें सजेस्ट किया जाता है कि हम इसको जो है ना ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, मतलब हम इसको अपनी जबान में ट्रांसलेट करके ना समझने की कोशिश करें, क्योंकि
इसको जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो फिर इसमें कुछ इश्यूज आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो है ना बेसिकली इसको ट्रांसलेट करने का इतना कोई खास आइडिया जो है ना प्रेफर नहीं किया जाता अभी मॉडर्न इंग्लिश में। बट चूंकि हमारे पास बुक्स पहले से ऐसे बन चुकी हैं जिसमें हमने इसको ट्रांसलेट किया हुआ भी पढ़ा हुआ है, आई एम श्योर कि आप लोगों के पास भी ऐसी बुक्स होंगी जिसके अंदर उर्दू में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिख के फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया होगा। सो देयर आर मेनी बुक्स, पर अभी रिसेंट कहते हैं कि इट्स बेटर टू नॉट ट्रांसलेट वन लैंग्वेज टू अदर, बल्कि उस लैंग्वेज के अंदर ही रह के उसको समझा जाए, तो इट्स अ बेटर एंड अ गुड वे। तो अब परफेक्ट टेंस क्या है कि परफेक्ट टेंस हम जैसे हम ये मैं कर चुका हूँ, चुकी हूँ वाला जो हमारे पास हम जो प्रेजेंट में बोलते हैं ना, अगर हम उसको उर्दू में ट्रांसलेट करें तो चुका हूँ, चुकी हूँ, जो हम सिंबल्स देते हैं ना कि अगर ये होगा तो उसको हम टेंस में परफेक्ट में करेंगे, पर अब तो चुका चुकी के आगे भी अब तो ये चीजें मतलब बियॉन्ड चुका चुकी हो गई हैं कि लाइक हर सेंटेंस की बातें चुका चुकी नहीं होता फिर भी वो परफेक्ट में जा रहा होता है। सो इट्स नॉट लाइक दैट नाउ डेज, बट फिर भी हम इसको आप लोगों की डिमांड पे वी आर जस्ट ट्रांसलेटिंग इट इनटू उर्दू। सो परफेक्ट टेंस बेसिकली क्या है? परफेक्ट टेंस हम इंडिकेट करते हैं पास्ट और प्रेजेंट, पास्ट और प्रेजेंट का जब हम लिंक को हम डिस्क्राइब कर रहे होते हैं या कोई हम ऐसी बात कर रहे होते हैं जिसका ताल्लुक माजी से भी होता है और हाल से भी होता है। एक ही चीज का ताल्लुक माजी से हाल तक आ रहा होता है, जब हम उस चीज के बारे में बात करते हैं तो हम उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बाद उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जिम्रे में उसको लेकर आते हैं। अब अब वो कौन कौन सी चीजें मतलब कौन कौन सी सिचुएशंस हो सकती हैं? पहले एक तो ये कि कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ है वो प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है। जैसे इसमें पहली मिसाल दी गई हुई है कि दे हैव लिव्ड हियर फॉर ईयर्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बता रहा है कि वो यहाँ पे कई सालों से रह रहे हैं। सही है, कई सालों से जाहिर मतलब जाहिर है कई साल मतलब शुरू के साल तो जाहिर सब सारे साल माजी में चले गए ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहीं किसी जगह 10 साल से रह रही हूँ तो 10 साल अगर आप सोचो तो आप यही कहोगे ना कि ये तो माजी भी इसमें है, पर चूंकि ये हाल का भी एक्शन है, रह रही हूँ भी हूँ, मतलब मैं इस घर में काफी सालों से रह रही हूँ, तो मतलब इसका ताल्लुक अब देखो प्रेजेंट से भी है, इसका ताल्लुक पास्ट से भी है, क्योंकि अभी मैं इसी घर में रह रही हूँ। तो अभी मतलब मेरा माजी हाल भी तो यही है ना कि मेरा यही घर है और ये कई साल पहले भी यही घर था, कई सालों से सेम ही घर में रह रही हूँ, सो इट्स नॉट चेंज। ठीक है, जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में ले जाते हैं। दूसरी इसकी कंडीशन ये है कि जब हम उस चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो वो टाइम अभी खत्म नहीं हुआ। जैसे ये लिखा हुआ है कि व्हेन द टाइम पीरियड रेफर टू, जो मतलब टाइम पीरियड को हम रेफर करें, हैज नॉट फिनिश्ड। जैसे मैं इस हफ्ते की बात कर रही हूँ, आज सैटरडे है और मैं वैसे भी ट्रूली स्पीकिंग ये हफ्ता इज वेरी हेक्टिक, बड़ा मतलब काफी हेक्टिक सा रहा मेरे लिए ये हफ्ता। सो अगर मैं बोलूँ कि आई हैव वर्क हार्ड दिस वीक, नाउ आई नीड अ ब्रेक। ठीक है, मैंने इस हफ्ते बहुत मेहनत की है, अब ये हफ्ता खत्म नहीं हुआ, ये हफ्ता संडे का दिन गुजार के खत्म होगा, अभी सैटरडे है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वीक नाउ ऑन सैटरडे। सो मतलब मैं इस टाइम पीरियड, कौन सा टाइम पीरियड यूज कर रही हूँ? टाइम पीरियड में यहाँ पे हफ्ता यूज कर रही हूँ, ये वाला हफ्ता जो कि भी खत्म नहीं हुआ। तो जब हम ऐसी सिचुएशन में बात करते हैं तो उसमें भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लेके आते हैं। अब दूसरी एग्जांपल, दूसरा टाइम पीरियड हम ईयर को ले लेते हैं। अब जैसे ये साल जनवरी में शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है और ये साल दिसंबर तक चलेगा। अब बोलें कि इस साल में ना बहुत बारिशें हुई हैं, अगर मैं दिसंबर में बात करूँ या मैं अभी बात करूँ कि इस साल बहुत बारिशें हो रही हैं, या हम जैसे कह रहे हैं कि अक्सर हम कहते हैं कि अगर खुदा ना खासा किसी साल बहुत सारे हादसे हो रहे होते हैं, हम कहते हैं कि इस साल बड़े हादसे हो रहे हैं। तो वी विल, अभी ये साल खत्म थोड़ी हुआ है, अभी इस साल में भी कुछ महीने पड़े हैं, तो महीने खत्म होंगे, फिर ये साल खत्म होगा, फिर 2023 शुरू होगा। बट मैं अभी इस साल के बारे में बात कर रही हूँ और ये साल खत्म नहीं हुआ। सो अगर मैं ऐसी सिचुएशन में भी यूज कर रही हूँ तो अगेन जो है मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज कर रही हूँ। सिमिलरली टुडे, अब जैसे रात के 9:45 हो रहे हैं, ये दिन खत्म नहीं हुआ, बट
मैं इस दिन के बारे में बात कर रही हूँ कि मैंने मतलब आज के दिन में वी हैवंट सीन हर टुडे, हमने उसको आज के दिन में नहीं देखा। हो सकता है मैं 11 बजे 12 बजे वो आ जाए, मतलब 11:59 पे ये दिन खत्म हो जाएगा, तो अगर उससे पहले वो आ जाए और मैं उसे देख लूँ, देयर आर चांसेस, बट मैं आज के दिन के बारे में बात कर रही हूँ और आज का दिन अभी खत्म नहीं हुआ। उसके बाद हमारे पास इसकी सिचुएशन आ जाती है कि हम किस सिचुएशन में यूज करते हैं। वो है कि कुछ एक्शंस जो कि अनस्पेसिफाइड टाइम पीरियड, मतलब एक होता है स्पेसिफिक टाइम पीरियड जिसमें हमें पता होता है कि जैसे मैं बोलूं कि 3 मार्च को मैंने 10 बजे ये काम किया था। अभी आपके पास स्पेसिफिक टाइम पीरियड है, ये बोलो 3 मार्च को ये हुआ था, तो आपको पता है अच्छा 3 मार्च को ना इसने ये काम किया था, ये काम हुआ है, सो यू नो द टाइम। ठीक है। अब कुछ हम बातें ऐसी करते हैं जिसमें हम टाइम को शो नहीं करते, और लाइक अगर हम सुने तो हमें पता भी नहीं चलता कि अच्छा उसने ये टाइम किस टाइम किया होगा। सो अगर कोई चीज रिपीटेडली हमने की है अनस्पेसिफाइड टाइम पीरियड के साथ, तो उसको भी माजी में भी है और अभी में प्रेजेंट में भी है, तो उसको हम जो है ना परफेक्ट में लेकर आते हैं। जैसे दे हैव सीन दैट फिल्म 6 times। अब हो सकता है उसने शुरू के मतलब लाइक जब वो 10 साल का था तब उसने 2 दफा देखी हो, फिर जब 14 साल का हुआ फिर 1 दफा देखी हो, मतलब मल्टीपल टाइम। अक्सर हमें कोई चीज देखते हम कहते हैं हमने ये बहुत दफा देखी हुई है, या ये हमने बहुत दफा सुन चुके हैं, या हम ये बहुत दफा कर चुके हैं। सो इस सिचुएशन में भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। अभी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऐसे भी सिचुएशन में यूज करते हैं जो कि बस अभी अभी खत्म हुई हो। जैसे आई हैव जस्ट ईटन, I have just taken this। मतलब ये आप बोलते हैं कि I have just started watching this। मैंने बस अभी अभी बस मैंने टीवी चलाया था, अभी भी मैंने ये किया था। तो वो जो कहते हैं ना बस मैंने, या मैंने अभी अभी ये काम खत्म किया है, मैंने बस अभी अभी अपना होमवर्क खत्म करके, अब मैं अभी अपना होमवर्क खत्म करके ही बाहर आई हूँ, मतलब मैंने अभी अभी जस्ट मतलब थोड़े ही सेकंड पहले आपने वो चीज की होती है या वो चीज हुई होती है। सो when you talk about that time period you will again use present perfect tense। Similarly हम जब ऐसी भी सिचुएशन में बात करते हैं जिसमें हमें टाइम पीरियड हमें पता नहीं होता, या फिर we don't bother to mention the time period, तो उसमें भी हम जो है ना present perfect tense यूज करते हैं। जैसे अगर कहीं जैसे मैं कहूँ कि someone has eaten my soup, मतलब मैं सूप रख के गई, अब मुझे नहीं पता उसने कब खाया, कैसे खाया, बस मैं कहूँगी कि मेरा सूप यहाँ नहीं है, तो मतलब someone has taken it or someone has eaten it। So this will be in all this situation we will use present perfect tense। So आवाज किस किस को नहीं आ रही भाई? All right। मैम ओके मैम आ रही है आवाज। मैंने शुक्र है भाई। ठीक है, अब इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अब स्ट्रक्चर क्या है कि हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके साथ हम ऑक्सिलरी हम लगाएंगे, मतलब हम सब्जेक्ट के साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम क्या आप इसको हेल्पिंग वर्ब ले लें या ऑक्सिलरी हैव लगा लें, उसमें हम क्या यूज करेंगे, हैव और हैज। अब अगर तो हमारे पास सिंगुलर है, जैसे ही शी इट है, तो उसके साथ हम हैज लगाएंगे। ही शी इट है या सिंगुलर है तो उसके साथ हम हैज लगाएंगे। अगर हमारे पास प्लूरल है, जैसे आई दे वी है, आई हैव वी हैव दे हैव, और कोई प्लूरल नेम है तो उसके साथ हम हैव लगाएंगे, और प्लस में हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं। अब आपको पास्ट पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यू नो कि कैसे होती है, जैसे राइट, रोट, रिटन। रिटन जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, वो हम यूज करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस का सेम स्ट्रक्चर होता है, जबकि नेगेटिव सेंटेंस में हम हैव और हैज के साथ सिर्फ नॉट की एडिशन करके हम वो प्रेजेंट परफेक्ट के जो नेगेटिव टेंसेस हैं वो हम बनाते हैं। सिमिलरली क्वेश्चन सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं कि हम सब्जेक्ट को और जो हमारे पास हैव और हैज है उसको हम रिप्लेस करते हैं, मतलब सब्जेक्ट की जगह हम हैव और हैज रखते हैं, और फिर और हैव और हैज की जगह हम सब्जेक्ट रख के हम वही पास्ट पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा के हम अपना सेंटेंस कंप्लीट करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि हैज जूलिया मेड अ स्पॉन्ज केक और नॉट। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ना वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। ये एक आपको दिया गया है कि हाउ वी एक्सचेंज इट, लाइक यहाँ पे अभी हैव और हैज यहाँ पे है,
तो अभी मैंने क्वेश्चन बनाना है, सो आई विल मूव इट हियर एंड सब्जेक्ट जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब की जगह आ गया और सिमिलरली वो हमने मेन वर्ब वगैरह लगा के हमने सेंटेंस को कंप्लीट किया. So then I was talking about some contractions which we use in present perfect tense. Make sure कि आप इसमें confused ना हो because in our academic writing, in our formal writing, we don't use contraction at all by the rule of English language. ठीक है. और टेस्ट जो हमारे बनते हैं वो जो है ना वो academic writing और formal writing के rules पे based ही बनते हैं. So it's a rule in academic and formal language that we never use a contraction in academic and formal writing. But हमारे पास जो informal writings हो जाती हैं, like न्यूज़पेपर में भी काफी informal से वो स्टोरीज दी गई होती हैं, फिर हम उसके पास स्टोरी बुक्स होती हैं या स्टोरी नॉवेल्स होते हैं. तो एनीथिंग जो भी informal उसमें आती है उसमें जो है ना हम contractions वगैरह यूज करते हैं, हम डिफरेंट उसमें हमारी चीजें यूज होती हैं जो कि academic में नहीं होती. सो द रीजन ऑफ शोइंग इट टू यू वाज के देखें अब जैसे ये ही और शी की ही हैज और शी हैज की कॉन्ट्रैक्शन है या इट हैज की कॉन्ट्रैक्शन है, इट इज मोर सिमिलर टू जो हम शो करवाते हैं कि हम आपको याद होगा कि हम बिलोंगिंगनेस यूज करने शो करने के लिए भी हम अपॉस्ट्रॉफी लगा के हम एस लगाते हैं. फॉर एग्जांपल आई विल से कि दिस इज हिनाज मोबाइल, मतलब हिना अपॉस्ट्रॉफी और एस लगा के मोबाइल. सो इसका क्या मतलब होगा कि दिस मोबाइल बिलोंग्स टू हिना. ठीक है. उसके लिए भी हम अपॉस्ट्रॉफी लगा के एस का यूज करते हैं. और जबकि हम हैव और हैज की कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी हैज की स्पेशली कॉन्ट्रैक्शन के लिए हम अपॉस्ट्रॉफी और एस लगाते हैं और हैव की कॉन्ट्रैक्शन के लिए हम अपॉस्ट्रॉफी और वी और ई लगाते हैं. सो हैव का तो हमें बड़ी आसानी से पता चल जाता है कि ये आई हैव लिखा हुआ है, यू हैव लिखा हुआ है. बट एस से जो हैज की जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं उसमें हम मोस्ट ऑफ द टाइम कंफ्यूज होके हम बिलोंगिंगनेस को करते हैं. बट इट्स नॉट दैट मच कॉम्प्लिकेटेड. बट जैसे हम सेंटेंस पढ़ते हैं तो हमें उसकी मीनिंग से ही पता चल जाता है कि ये बिलोंगिंगनेस शो कर रहा है या नहीं कर रहा. सो उसके बाद हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है. अब नेगेटिव जो हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है. अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम क्या करते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से हमारा क्या मुराद है कि कोई भी काम जो कि माजी में जारी हुआ हो. लाइक अगर हम माजी की किसी ऐसी टाइम पीरियड के बारे में बात करें जिसमें हम बता रहे हैं कि कल सुबह में ये गाना चल रहा था या कल सुबह में ये काम हो रहा था. लाइक हो रहा था मतलब कल गुजरगी, वो गुजरा हुआ टाइम पीरियड है जिसके बारे में मैं बता रही हूँ. बट ऑन दैट टाइम इट वाज इन प्रोसेस. ठीक है. वो काम उस टाइम चल रहा था. तो अगर हम ऐसी सिचुएशन के बारे में बात करते हैं जो कि माजी में हो और वो उस टाइम पे कंटिन्यू हो तो हम उसके लिए पास्ट कंटिन्यूअस का जो है ना टेंस यूज करते हैं. अब इसका स्ट्रक्चर क्या है कि हम इसमें एज अ हेल्पिंग वर्ब जो है ना वो वॉज और वर्ब हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं. ही शी इट और सिंगुलर के साथ हम वॉज लगाते हैं, जबकि वी यू और दे के साथ हम वर लगाते हैं. और फिर क्या करते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा के आईएनजी का इसके साथ इस्तेमाल करके और फिर वही जो हमारे ऑब्जेक्ट्स वगैरह हैं उसको लगा के हम अपना सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं. ठीक है. और ये कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं जिसमें जो है हम देख रहे हैं कि कैसे डिफरेंट सिचुएशंस में जो है ना पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज किया गया है. उसके अब फाइनल आपके पास क्वेश्चन ये है कि लाइक जैसे मैंने आपको जो प्रेजेंट टेंस पढ़ाया था तो मैंने आपको ये कहा था कि कुछ ऐसी हमारे पास एग्जांपल आ जाती हैं या कुछ हमारे पास ऐसे वर्ब्स आ जाते हैं जो कि हम जो हम कंटिन्यूअस में यूज नहीं करते. जैसे हमने लास्ट में नोइंग का पढ़ा था, हमने वांट का पढ़ा था कि वो वांटिंग नहीं होता. प्रेजेंट की मैं बात करी, प्रेजेंट जब हमने कंटिन्यूअस पढ़ा था तो
इसी तरह कुछ ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जिसमें हम जो है ना आईएनजी का यूज मोस्टली नहीं करते, बल्कि हम उसको जो है ना प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट मीन जो है ना शो करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना एट नून ही वाज अराइविंग, ही तो हम बताना ये चाह रहे हैं इस जुमले में कि दोपहर में वो आ रहा था, ठीक है, तो या दोपहर में वो आया था, ठीक है। अब हम उसको ही वाज अराइविंग नहीं लिखेंगे, बट के हम कोशिश करेंगे कि एट नून ही अराइव्ड, हम इसको ऐसे लिखना हमारे लिए ज्यादा सुटेबल रहेगा। बाकी इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल के अराइव के साथ आईएनजी नहीं लगता, बल्कि आप लगा सकते हैं। ये दोनों ही सेंटेंस अपनी जगह पे ठीक हैं, बट द रीजन ऑफ ब्रिंगिंग इट के हम सुटेबल सेंटेंस के स्ट्रक्चर की तरफ किस तरह से जाते हैं। आप खुद देखें कि पढ़ने में एट नून ही वाज अराइविंग, इट्स नॉट ऐसा लग रहा है जैसे ना ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, या ये ठीक से मीनिंग नहीं दे रहा। तो उसको थोड़ा बेहतर करने के लिए वी जस्ट पुट इट इनटू अ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और उसमें हमने लिखा एट नून ही अराइव्ड। सो अगर आप अराइविंग भी लिख रहे हैं इट्स नॉट रॉन्ग। जैसे पास्ट जब मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस बताई थी तो आई टोल्ड यू कि ये गलत होगा, आपको इस सिचुएशन में आईएनजी नहीं लगाना। जैसे वांट के साथ आप वांटिंग नहीं कर सकते, ठीक है। पर इसमें ऐसा कोई जो है ना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इसमें आप कर सकते हो, बट जस्ट गो फॉर द बेटर ऑप्शन। बट अगेन टेस्ट में जो है ये नहीं आएगा, क्योंकि टेस्ट में आपको सेंटेंस उर्दू में देके आपको इंग्लिश नहीं करनी होगी कि आप इस तरह की कंफ्यूजन में फंसोगे, ठीक है। सेंटेंस टेस्ट में आपके पास ये सिचुएशन भी नहीं आने वाली। इट वाज जस्ट के आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि अच्छा कुछ सिचुएशंस ऐसी भी होती हैं जिसमें आपने थोड़ा ख्याल करना होता है कि आपका सेंटेंस किस तरह से खूबसूरत लग रहा है, तो आप उसको इस तरह से रखें एज कम्पेयर टू कि आप उसको जस्ट लाइक वो करेक्ट करने के चक्कर में आप उसको थोड़ा सा बेक सा ना करते हैं। सो आपको उसमें टेस्ट में ट्रांसलेशन वगैरह नहीं आएगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। और बस इट्स जस्ट अ कॉमन जर्नल एग्जाम्पल, वैसे देनी तो नहीं चाहिए थी, क्योंकि इस टाइम आई एम श्योर कि आप लोग बहुत ज्यादा इससे कंफ्यूज हो जाएंगे। सो डोंट जस्ट थिंक कि मैंने इसको बताया ही नहीं है, सो जस्ट स्किप इट। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, यस शहबाज, कोई सवाल है तो बताएं। आई जस्ट सॉ कि टाइम खत्म हो गया। मैम मेरा ये सवाल था कि जो आईबीए के एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के बारे में, ठीक है, वो जो सेंटेंसेस आएंगे वो किस तरीके के होंगे, मतलब उसका पैटर्न क्या होगा? पैटर्न आप लोगों ने सैंपल टेस्ट देखे? नो मैम। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ आपके पास सैंपल पेपर आईबीए का, आप उसको देखिएगा, आपको यकीन आ जाएगा, सॉरी आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। मैं भी आपके ग्रुप में शेयर करती हूँ। जी बख्तावर। मैम एक तो ऐसे होता है ना कि टेंसेस दिए होते हैं, वो पूछते हैं कि पेपर में कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, ये कौन सा है, मतलब ऐसा पैटर्न होगा या चेंज होगा? बच्चे आता तो वैसे यही आता है कि वोकैबुलरी के एंटोनिम्स से वो आ गए, एरर डिटेक्शन में आपके पास काफी दफा टेंस की गलती आ जाती है, या फिर कुछ सेंटेंसेस देख के आपको पूछा गया होता है कि ये इंडेफिनिट का टेंस है या ये कंटिन्यूअस का टेंस है। तो वो आप सिंपली, जो मैंने आपको पहले दिन पे आपको नहीं 2 स्लाइड्स में मैंने आपको स्ट्रक्चर शो किए थे कि ये फॉर्मूला है, याद है आपको? मैं आपको वो दोबारा से स्लाइड शो करती हूँ। जी मैम। लेट मी शो यू कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। आपको याद है ये स्लाइड मैंने आप लोगों को शो की थी पहले दिन पे, फर्स्ट डे पे जब टेंसेस पढ़ाने लगी थी, तो मैंने आपको ये स्लाइड्स शो की थी कि ये जो है ना ये समरी है सारे टेंसेस की।
अब ये दिखाने का मतलब ये था कि इसमें ये जो इसका आपको बताया गया है ना कि इसका ये स्ट्रक्चर है, ये फॉर्मूलाज आपको बताए गए हैं। बेसिकली आपको टेंसेस में याद आपको सारे फॉर्मूला ही करने हैं, ठीक है। अब पेपर में क्या किया गया होगा, जो मैंने सैंपल टेस्ट में से देखा है, उसमें क्या किया होगा कि आपको टेंस दिया होगा, मतलब कोई भी सेंटेंस दिया गया होगा और आपसे पूछा गया होगा कि ये कौन सा टेंस है, मतलब इंडेफिनिट है, परफेक्ट है, कंटिन्यूअस है या परफेक्ट कंटिन्यूअस है, मतलब आपको इस तरह का सवाल दिया गया होगा। तो वो बेसिकली आपको सॉरी आई गेस मेरी इंटरनेट पे कुछ हुआ था। सो मैं ये बता रही थी कि आई डोंट नो, पता नहीं कहाँ तक आप लोगों ने सुना है। सो आई वाज जस्ट शोइंग यू दिस पिक्चर कि हमने ये जो है ना ये फॉर्मूलाज हमने देखे थे। अब रीजन ये था कि इससे ना आपको एक क्विक सा आइडिया हो जाएगा कि इस टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब जो पास्ट पेपर के हिसाब से जो टेंसेस है ना वो इस तरह से उन्होंने दिए गए हैं कि उन्होंने ना सेंटेंस लिखा और नीचे लिखा है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, कंटिन्यूअस का है, परफेक्ट का है, या परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, या पास्ट का है, या फ्यूचर का, इस तरह के उन्होंने मतलब ऑप्शंस दिए गए हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो है वो किसका है। बेसिकली हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं वर्ब, ठीक है, कि मेन वर्ब है तो कौन सी फॉर्म यूज की है, फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है, थर्ड फॉर्म यूज, सेकंड फॉर्म हुई है, थर्ड हुई है, या फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म हम आईएनजी वाली फॉर्म को कहते हैं ना, जिसके साथ हम जैसे हम राइटिंग, जैसे राइट के साथ हम आईएनजी लगा देते हैं। जैसे कंटिन्यूअस में जो हम यूज करते हैं उसको मॉडर्न इंग्लिश में फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ड भी कहते हैं। तो आप ये देखोगे कि आईएनजी लगा हुआ है वर्ड के साथ, या फर्स्ट या सेकंड या थर्ड फॉर्म लगी हुई है, पहले तो आप ये देखोगे। उसके बाद आप देखोगे हेल्पिंग वर्ब क्या लगा हुआ है, इज एम आई आर यूज हुआ हुआ है, हैज है या हैव यूज हुआ है, हेड यूज हुआ हुआ है, विल यूज हुआ हुआ है, डिड यूज हुआ हुआ है, डू यूज हुआ हुआ है। तो आपको इससे पता चलेगा। अब आपको जब आपको ये पता होगा ना कि हम कौन सा हेल्पिंग वर्ड, जैसे हमें इज एम और आर का हमें पता है कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज करते हैं, और वाज और वर्ब का आपको पता है ये हम पास्ट कंटिन्यूअस में यूज करते हैं, ठीक है। और हेड का आपको पता है कि हम ये जो पास्ट के जो परफेक्ट टेंसेस होते हैं उसके साथ हम हेड यूज करते हैं, और जो प्रेजेंट के परफेक्ट टेंसेस होते हैं उसके साथ हम हैव और हैज यूज करते हैं। और विल जो है ना, विल हैव और शैल हैव, ये हम फ्यूचर में यूज करते हैं। सो बेसिकली ये की इंडिकेटर्स हैं जिससे आपको वेरी इजीली आपको पता चल जाएगा कि भाई ये जो है ना पास्ट का टेंस है या प्रेजेंट का टेंस है। इसीलिए मैंने पहले दिन पे आप लोगों को ये स्ट्रक्चर शो कर दिया था, सो दैट के लाइक आपके लिए अगर आप इसको देखें तो आपके लिए टेंसेस आपके इसी से क्लियर है। बाकी द रीजन आप गोइंग इन दैट इन द क्लासरूम कि मैं मतलब आपको डिफरेंट सिचुएशंस बताती हूँ, इट्स लाइक कि सी यू आर पेइंग फीस एंड आई एम हियर टू टीच यू। सो अगर मैं सिंपल यही चीज आप लोगों को पहले भी आती होगी, तो अगर हम उसको थोड़ा सा इन डेप्थ में पढ़ लेंगे तो मे बी इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन फ्यूचर, और मे बी इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन द टेस्ट एज वेल, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो एग्जैक्टली ऑब्वियसली स्ट्रक्चर वो सैंपल पेपर वाला यूज करते हैं, बट हमें क्वेश्चन का तो नहीं पता ना कि किस तरह का सेंटेंस आएगा। So that's why we are just discussing it all the tenses in bit more depth। और कोई रीजन नहीं है, रीजन पेपर में आपको सिर्फ ये फॉर्मूला काम आएगा, दैट्स इट। फॉर्मूला क्या काम आएगा, और सिंस और फॉर का यूज आपको आना चाहिए कि सिंस और फॉर हम कब यूज करते हैं, वो मैं आपको पढ़ाने वाली थी, बस आई जस्ट आके अभी टाइम 10 से काफी ऊपर हो गया है। सो इंशाल्लाह सुबह वाली क्लास में वी विल कवर सिंस फॉर और ये सारे जो टेंसेस हमारे रह गए हम उसको कंप्लीट करेंगे। सो इट विल बी ओके टू यू। बाकी मैं आपके साथ सैंपल पेपर अभी शेयर कर रही हूँ, आप उसको देख लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारे टेंसेस कैसे आते हैं, ठीक है। जी मैम इंशाल्लाह। मैम जी मैम सैंपल पेपर आप ना गर्ल्स ग्रुप में भी सेंड कर दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, मैं जो भी करूंगी दोनों ग्रुप में करूंगी, इस बारे में परेशान ना हो, ठीक है। और एक और चीज, सुबह हमारे पास सुबह संडे है, सो मोस्ट प्रोबेबली सुबह आप लोगों की कोई क्लास नहीं होगी और नो वन विल गो टू वर्क,
लाइक अगर कोई जॉब वगैरह करता है. सो कैन वी हैव अ क्लास इन द मॉर्निंग? यस मैम. हम दिन में क्लास कर लें? यस मैम, नो प्रॉब्लम. टाइमिंग हम 8 से 10 रख लेते हैं, 8 बजे से 10 बजे तक. मैम 11 से नो मैम, मैम 11 से 12 बजे तक ठीक है. यस मैम 11 11 से 12 से अब 1 घंटे की क्लास तो नहीं होगी ना? मैम 1 बजे तक 11 से मैम 11 से स्टार्ट कीजिएगा, फिर भली 1.5 घंटे के लिए, यस मैम 11 से start. क्योंकि मैम हमारा 10-11 बजे तो नाश्ता होता है. और मेरा नाश्ता 11 बजे यस से मैम. होता है. सो मैं 11 बजे मेरा नाश्ता कैसे होगा? मैम आप सेक्रीफाइस कर देना ना हमारे लिए. भाई खुदा को खौफ करो, पेपर के दिन है, तुम लोगों को टेस्ट देना, जल्दी जल्दी उठा करो.